एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बात चल रही है उत्तर प्रदेश में आखिरी 2 फेज के चुनाव की, और एक बहुत अजीबोगरीब सी बात चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई इस बीच, वो ये कि इस चुनाव में जब मतदान हो तो बुर्के में जितनी महिलाएं मतदान करने जा रही हैं उनकी पहचान के लिए और उनके कार्ड की जांच करने के लिए, उनकी वोटर स्लिप की जांच करने के लिए अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मी लगाई जाए। ये एक ऐसी बात है जो अब तक इस चुनाव में कभी ना किसी ने सोची थी, ना कही थी। मांग उठने की बात तो दूर है। सवाल यह कि बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों लगी, क्यों बुर्के से डर गई है बीजेपी? बुर्के में तो पूरी तरह महिलाएं ढक जाती हैं, कोई पता नहीं लगता कि कौन है। एक ही महिला बार बार जा रही है। हारने वाला तो सब कुछ करता है, खिसिया भी जाता है। बुर्का पहन के महिलाओं की जगह पुरुषों ने ही वोट डाले। स्पेसिफिक तौर पे बुर्के का नाम लेके तो स्वाभाविक रूप से ये पोलराइजेशन करने की कोशिश है। मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं तो चेहरा दिखाइए, बुर्के से बाहर आइए। कमजोरी शिकायत करता है, ताकतवर कभी शिकायत नहीं करता है। हो सकता दोबारा हमें मतदान करने के लिए। लीजिए, कब्रिस्तान शमशान से होते हुए यूपी का चुनाव अब बुर्के तक पहुंच गया है। तो क्या बुर्का नशीनों से डरी हुई दिख रही है बीजेपी? आखिर बुर्के से बीजेपी के डर की असली वजह क्या है? आखिर चुनावी दंगल के आखिरी दौर में बीजेपी को बुर्के की याद क्यों आई? इसके सियासी मायने समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन खुद बीजेपी नेताओं की ही जुबानी सुनिए कि वोटिंग में बुर्का पहनकर आई महिलाओं से उन्हें क्या डर सता रहा है। मेरे पास भी बहुत शिकायतें आती रही हैं पहले से कि बुर्का पहन के महिलाओं की जगह पुरुषों ने ही वोट डाले, और केवल मुस्लिम पुरुषों ने नहीं। मेरे पास तो यहाँ तक शिकायत आई है कई हिंदू पुरुषों ने भी मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पहन के वोट डाले। घूंघट में और बुर्का में अंतर है। घूंघट में अपना पूरा मुंह ढक करके नहीं जाती हैं, पूरा देखती हैं, बातचीत करती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन बुर्के में तो पूरी तरह महिलाएं ढक जाती हैं, कोई पता नहीं लगता कि कौन है। एक ही महिला बार बार जा रही है और बुर्के का दुरुपयोग भी हो सकता है। सुधांशु जी, शमशान, कब्रिस्तान, ईद, रमजान, दिवाली, यहां तक तो ठीक था, अब बुर्का भी इसी की कसर रह गई थी। उसके बाद कुछ नहीं बचा। तकनीकी और राजनीतिक दोनों कारण हैं। तकनीकी कारण तो ये है, एक स्वाभाविक सी बात है कि कायदे से जब आदमी वोट डालने जाता है तो आपके वोटिंग कार्ड के से आपका चेहरा ही मिला के तो देखा जाता है कि हाँ वही है कि नहीं। वो तो एक तकनीकी कारण हो गया। उसकी बात कहना मुझे नहीं लगता तकनीक से कोई गलत, वो तो हो ही रहा होगा क्योंकि मुस्लिम महिलाएं बुर्का में। सुनिए, राजनीतिक कारण जानते क्या है? एक खौफ पैदा हो गया है विरोधी दलों के डर मन में। प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें डर था कि मुस्लिम महिलाओं के मन में यह फीलिंग आ रही है कि 3 तलाक की त्रासदी से भाजपा मुक्ति दिला सकती है, तो मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। ऐसी जानकारी थी। तो कुछ विशिष्ट लोगों को बार बार वोट डलवाया जा सकता है। ऐसी कोई इंटेलिजेंस इनपुट है आपके पास? ये एक ऐसी कोई जानकारी आई थी आपके पास? ऐसी कोई संभावना ना हो, इसका सबूत दे सकते हैं आप? नहीं, जो आपने बात कही आप, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, मैं बता रहा हूं। पहली बार, हाँ, प्रमाण ये है क्या प्रमाण कि पहली बार मुस्लिम महिलाओं का एक वर्ग ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे खुल के सामने आया है, जो पिछले 40-50 साल में आपको कभी नहीं दिखा। मैं बताता हूं। इसने खौफ का माहौल पैदा किया है जो मुस्लिम वोट की कैसे पता आपको कि मुस्लिम महिलाएं जो है कम वोट कर रही हैं? ये पॉलिटिकल बात है ना कि जो लोग उसकी वोट की तिजारत कर रहे थे उन्हें डर पैदा हुआ कि ऐसा तो पिछले 40-50 साल में कभी नहीं हुआ था। तो ऐसा ना हो कि मुस्लिम महिलाएं जिनको कि मुस्लिम पुरुष सोच रहे थे कि कहां वोट देंगे, वो पहली बार बीजेपी वालों को यह डर हुआ कि मुस्लिम महिलाएं कम वोट डालने निकलेंगी तो हमको कहीं नुकसान ना हो जाए। वो इन लोगों को भी आप चाहते हैं और मुसलमान लोग वोट करें तो आपको फायदा होगा के मुद्दे में बड़े परेशान। आपने अजीब पॉलिटिकल लॉजिक दिया आज। मुझे लगता है जो सुन रहे होंगे वो भी हंस रहे होंगे। एक्चुअली में आपने हिंदू मुस्लिम आप करते थे, आपने सिद्ध कर दिया कि यूपी में आपकी जमानत जब्त हो रही है और उसमें पहली भूमिका बुर्के वालियां, जो आप एक कास्ट लेते हो, ऐसा है। शायद देखिए प्लीज अनजाने में दिल की आरज़ू लबों पे आई गई। और मैं जरूर कहूंगी, जिस योगी आदित्यनाथ जी की आप पिक्चर दिखा रहे हो, ये कुछ दिन में कहेंगे पंजाब में भी जमानत जब्त हो रही है भाई, जो सूट पहन के आएगा वो वोट नहीं डालेगा, साड़ी पहन के आओ। योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे जो हमारे कलर के कपड़े हैं वही लोग जाके सिर्फ वोट डालेंगे, दूसरे कलर वाले
आपने तकनीकी बात की थी, मुझे ये बताइए। बहुत ही शर्म की बात है जिस तरह की बुर्के नहीं तो उन्होंने और तकनीकी हिंदुस्तान बात की कही है ना कि इसको वेरीफाई कर लीजिए। वोट हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे, मुझे उम्मीद है हम सब लोग वोट करते हैं, आप भी मैं भी, सब जानते हैं जब आप वोट करने के लिए जाते हैं तो आपके पास या तो आपका वोटर आई कार्ड होना चाहिए, नहीं तो चुनाव आयोग की तरफ से आपके घर पर एक पर्ची आती है जिस पर आपकी तस्वीर भी होती है, नाम भी होता है, पता भी होता है, और वो दिखाए बगैर आप वोट नहीं डाल सकते। तो फिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि बुरखे में जो लोग जा रहे हैं उनकी पहचान हुए बगैर उनसे वोट कराया जा रहा है? जी नहीं, कई जगहों पर इस ढंग की संभावनाएं थी कि इस आधार के ऊपर की बेपर्दगी होगी इसलिए नहीं किया जाए। उसमें तकनीकी बात कहने में बुराई क्या है बताइए? केवल यही तो कहा ना कि वेरीफाई करके भेजिए। आप ये मानते हैं कि वेरीफाई करके भेजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? कह रहे हैं बुरखे में पुरुष भी जाते हैं, में क्या प्रॉब्लम है भाई? वो होता होगा अभी। अब होता है तो फिर होने दीजिए, तब क्या प्रॉब्लम है? अगर होता है तो कोई समस्या नहीं है। आपने अतिरिक्त जांच की मांग की है, आपने अतिरिक्त जांच की मांग की कहता है कि पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करिए, चुनाव आयोग कहता तैनात है, हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, एक बात क्लियर कर दूं। इन्होंने बोला सुनिए, बुर्के वाले हमको दे और रहे हैं, ये जनता सब सुन रही है। विपक्ष में रहते कभी बुर्के की बात कही? हमारे मजहबी एतबार से अगर कानून के हिसाब से मजिस्ट्रेट, काजी या इंतजामिया कानूनी पहलू को देख करके अगर महिला सुरक्षा बल से हमारी किसी मुसलमान बहन का चेहरा देख लेते हैं और देख करके वोट डलवाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर और क्या समस्या है? इसीलिए अब मैं आता हूं, मैं क्लियर कर दूं, पोलिंग बूथ पर एक महिला पोलिंग एजेंट होती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, इस्लाम में कहीं कोई ममानियत नहीं है। अब मसला यह है कि बीजेपी मुकम्मल तौर पर इस बात को समझ चुकी है, दोनों इशू से, प्राइम मिनिस्टर का बनारस में लेटना और बुर्के पर पाबंदी लगाना, ये मुकम्मल तौर पर बीजेपी बौखला चुकी है कि अब बनारस चूंकि एक बहुत अच्छे कल्चर का शहर है, हिंदू मुसलमान सब मिलकर के वहां रहते हैं, औरतें भी अदब से जाती हैं, मर्द भी अदब से जाते हैं। अब खतरा पैदा ये हो गया है प्राइम मिनिस्टर को कि अब यही एक रास्ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब गुजरात के कुछ लोगों को नकाब पहना करके वोट डलवाया जाए कि हमारी इज्जत बच जाए, इसलिए बुर्का लाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ये इसलिए कि ये क्लियर कर चुके हैं। अभी साक्षी महाराज ने कहा कि दोबारा लोग आ जाते हैं, इसका मतलब है कि स्याही पर एतबार नहीं है इनको। ये देखिए जो इसका मतलब है कि स्याही पर एतबार नहीं है। सुनिए बात सुनिए, वो नहीं, अब उस पर टेक्निकलिटी में जाएंगे तो जहां पहले चरण का मतदान हो चुका वहां वालों की तो स्याही साफ भी हो चुकी होगी, वो विषय आप छोड़ दीजिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं एक तकनीकी दृष्टि से बात करें, इसमें समस्या क्या है भाई? उसमें समस्या क्या है? इसमें कोई हर बात को लेकर तकनीकी मुद्दा नहीं है। और हमने तो और भी डिमांड की है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में हजारों हजार लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब हुए, हमने उसकी शिकायत की है चुनाव आयोग से। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बनारस के सारे हिंदू सिख ईसाइयों भाइयों से गुजारिश करेंगे, जम के वोट कीजिए और मोदी को बनारस से वापस दिल्ली भेज दीजिए। दिल्ली बहुत परेशान है। सुधांशु जी कह रहे हैं तकनीकी मामला है, अगर हमने कह दिया कि वहां पर और चेकिंग के लिए अफसर हो जाए तो क्या खराबी है? या ये लोग वो अंतर्दृष्टि बता दें जो बुर्के के अंदर से देख सकते हो, इनमें के लिए तकनीकी है। अभी ये कह रहे थे कि पहली बार के जो अभी चुनाव हुए अभी 2-3 राउंड के, उनकी स्याहियां मिट गई, हमारी तो मिटी नहीं, अभी भी लगी हुई है। दूसरी चीज मैं ये कह दूं कि ये इस बात को इसलिए कहते हैं किसी न किसी तरह से हिंदू मुसलमान का सवाल उठ जाए। राजनाथ सिंह जी ने भी कह दिया बहुत गलत हुआ टिकट नहीं दिया गया, और इनके पार्टी के अन्य मंत्री ने भी कह दिया। तो ये इसलिए नहीं कह दिया कि इनको गलत लगा, इसलिए कि ये सवाल जिंदा हो कि भाई किसी तरह से समाज में जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अलग कर देना चाहती है, राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग कर देना चाहती है, चुनाव की मुख्य धारा से कुछ इन पे अलग आरोप लगा देना चाहती है। तो कुल मिला के इनका एक ही का वो वजह है कि ध्रुवीकरण हो और इसके अलावा कुछ नहीं। पर ध्रुवीकरण नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। दोनों हिंदू मुसलमान मिलकर बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को बाहर कहेगी मैंने 100 मुस्लिमों को टिकट दिया और उसके बाद कहेंगे ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने टिकट दिया तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि मैंने अमुक जाति को इतना दिया, हमने अमुक संप्रदाय को इतना दिया, क्यों बोलते हैं? तो बनता था कि एक टिकट दे देते, हमें हम भी सबका साथ सबका विकास में आते हैं। बात है, लेकिन रोज रैलियों में जाकर ये कहना कि सिर्फ मुसलमान मुझे वोट दे देंगे तो मैं जीत जाऊंगी, ये बात गलत है। आपको शमशान कब्रिस्तान ये तो प्रतीकों पर आपत्ति है, और जहां सीधे कहा जाता है कि मुसलमान हमको वोट करें वहां आपत्ति नहीं है, वो धर्मनिरपेक्षता है। वाह, अभी एक मतलब प्रतीकात्मक बात में तो आपको आपत्ति है, सीधे समुदाय का नाम लेके कहें मुझे वोट करो तो आपत्ति नहीं है। 400 दंगे हो तो क्यों नहीं हम उनकी हिफाजत के लिए मांग करेंगे कि हमें वोट दो। हम मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद, अखलाक की लिंचिंग के बाद उत्तर प्रदेश के 400 दंगों के बाद मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक हमको वोट दें।
जी, लेकिन इस बात का जवाब सुधीर जी दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि ये तो केवल प्रतीकों की बात करते हैं, ये अगर शमशान कब्रिस्तान कह दें तो इन पर कम्युनल होने का इल्जाम और ठप्पा, लेकिन आप खुलकर वोट मांगे रैलियों से मायावती जी कि मुझे मुसलमान वोट चाहिए, तो वो नॉन कम्युनल है, वो सेक्युलर है। तो जब बीजेपी का एमपी कह सकता है हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। मैं जानता हूं दो प्रवक्ता हैं बसपा के, अभी नहीं बोला हमने, आपने क्या आपके बोल रही है, क्या जनकपुरी लोकसभा सीट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठ के बोला कि नहीं भाई? ये प्रवेश वर्मा ने बोला कि नहीं मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए? बोला कि नहीं बोला? प्रवेश वर्मा भाजपा में वो है जो मायावती बसपा में है, जो मुलायम सपा में है, जो मनमोहन सिंह कांग्रेस में है। अरे सर एमपी है, जो अखिलेश है वो सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खंडन किया कि नहीं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी। आप कह दीजिए बीजेपी के नहीं है। के बयान को पूरी तरह आप कह दीजिए बीजेपी के नहीं है। मायावती के बयान का किसने कंडेम किया? आप कह मुलायम के बयान को किसने कंडेम किया? मनमोहन सिंह के बयान को सुरेश राणा ने कहा कि हम सरकार पहुंचेंगे तो आएगी कर्फ्यू तो लग कर्फ्यू जाएगा। लगाएंगे, उसका किसने फिर खंडन वही किया? तो कह रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं कि हम दफन होना बंद करवा देंगे? खुलेआम बोलने का कोई मीनिंग नहीं। अरे कम से कम जीने को जो जगह अरे भाई नहीं आप थी, अरे दफन होने की तो जगह दे दो। आपने उन्होंने कहा कर्फ्यू लग जाएगा। छुड़ा लो भारत से, बात सुनिए, कम से कम दफन होने की जगह तो छोड़ मौलाना दो। साहब मेरी बात सुन लीजिए। अगर सुरेश राणा ने कह दिया कि वहां जाते कर्फ्यू लग जाएगा तो इसमें तो आपको बड़ा कम्युनल नजर आने लगा। और लखनऊ में मुलायम सिंह जी ने रैली में बोला अननेसेसरी विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट कि मैंने मुसलमानों के लिए कितना बड़ा काम किया था कि अयोध्या में गोली चलवा दी थी। इसका क्या मतलब है? मतलब कर्फ्यू लगने में तो प्रॉब्लम है और गोली चलवा दी और 10 की बजाय 40 पर जाते तो मुलायम सिंह यादव साहब की बात पर कितना आप एतबार करेंगे जो अपने बेटे के लिए कहते हैं कि हमारा? अरे भाई मुलायम सुप्रीमो है, इनसे कह दिया, कह दे मुलायम के बयान से हमें कोई मतलब नहीं, ना मुलायम का सपा से मतलब है। जो आदमी मगर वो तो सपा के सर्वा है, हमें धोखा दे दिया तो उसकी बात पे कितना एतबार किया? प्राइम मिनिस्टर की बात पे कितना एतबार? आप नहीं एतबार उनसे पहले कहा था 15 लाख आएंगे, बाद में कह दिया जुमला है। कितनी एतबार? अरे भाई आप तो उसकी बात कह रहे हैं ना कि मुलायम देश के प्रधानमंत्री ने बोला, उसका जवाब दीजिए ना। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मुलायम सिंह ने सपा के जो बोला, सपा ने खंडन किया उसका। सपा गई गड्ढे में, हम सपा की बात नहीं करते। आप तो प्राइम मिनिस्टर की बात कीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर की बात कीजिए। आप तो मायावती का मसला चुके अभी आए। मैं एक बात बोलूं? जी जी, ये आपस में लड़े, बीएसपी के सपोर्टर हैं। नहीं 15 लाख की बात वो करते हैं जिन्होंने ले जाके बाहर रख दिए सब। रंजीता आप लोग लड़िए। मैं एक ही बात कहूंगी कि यूपी को राहुल जी और अखिलेश का साथ पसंद है। 11 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए। अच्छा, इसीलिए अखिलेश ने कहा कि मजबूरी का गठबंधन है, इसीलिए अखिलेश ने कहा कि मजबूरी का दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इतना साथ पसंद है तो अमेठी में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि खाली कांग्रेस को वोट दो। इतना साथ पसंद है कि सोनिया गांधी खाली कांग्रेस को वोट दो। अमेठी में आमने सामने लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने लड़ रही है। कितना साथ पसंद है उत्तर प्रदेश देख रहा है। अच्छा ठीक है। बड़े नेता हैं शरद पवार जी, उन्होंने कहा कि आप कह देते पर्दा शब्द इस्तेमाल कर देते, आप घूंघट शब्द इस्तेमाल कर देते। भाई बहुत अच्छी बात कही, पर्दा लगा के कौन जाता है भाई सड़क पे निकलता? ये एक सर मतलब वाह। सुधांशु जी इस चुनाव में बहुत स्टेक होल्डर तो नहीं है, लेकिन बड़े नेता हैं शरद पवार जी, उन्होंने कहा कि बात करनी थी, अगर डर ये था कि पर्दे में जो लोग जा रहे हैं वो कौन हैं, सही वोटर है कि नहीं है, तो आप कह देते पर्दा शब्द इस्तेमाल कर देते, आप घूंघट शब्द इस्तेमाल कर देते। बुर्का एक प्रतीक है और आपको सिर्फ बुर्का ही कहना था, पर्दा नहीं कहना था। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। भाई बहुत अच्छी बात कही, पर्दा लगा के कौन जाता है भाई सड़क पे निकलता? ये एक सर मतलब वाह, मतलब आप कहने से भी परहेज करेंगे। अब आप मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि मैं भाषा में, साहित्य में, लिटरेचर में, बोलने की कला में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा पर्दा कहने से क्या तात्पर्य सब समझ गए सिवाय आपके, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। नहीं देखिए, पर्दे में क्या बात है वो सारी बातें सब लोग समझते हैं। जो पर्दा बोल रहा है इसका मतलब वो हकीकत से कितना नजर चुराना चाहता है। बोलने की हिम्मत नहीं साहब हकीकत में, और बाकी में क्या क्या बोलने लगेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। भाई अगर ये राष्ट्रवाद, आप एनसीपी की बात करते हैं, एनसीपी और इनका गठबंधन था। एनसीपी क्यों बनी थी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सोनिया के विदेशी मूल के मुद्दे में बनी थी और आज भी उनके संविधान में लिखा है, और उसके बावजूद दोनों हाथ मिलाए हुए हैं। मैं कहूंगी इनका प्रॉब्लम क्या है बीजेपी का?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे राज किया? क्या प्रॉब्लम ये है कि आपको पर्दा ही कहना है। क्या राज किया? नहीं, अब ये बात वाजिब है। हिंदू महिलाएं क्या घूंघट में वोट डालने नहीं जाती सुधांशु जी? हम लोग इनकी दिक्कत क्या है बीजेपी की? अरे घूंघट में जाती है कि नहीं जाती है? पूरा बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुल्क आजाद मगर जो है वही बोलिए ना। सुधांशु जी से ठीक है, वही बोलता हूँ। क्या ये घूंघट के खिलाफ है कि नहीं? अगर ये बुर्के के खिलाफ है तो ये घूंघट के खिलाफ है। घूंघट में डालती हैं आप घूंघट के खिलाफ बुर्का नहीं कहते। सिर्फ बुर्के के खिलाफ है या घूंघट के अंदर से भी चेहरा देखना चाहिए? घूंघट के अंदर तो चेहरा नहीं दिखता क्या? हमको बिल्कुल चेहरा देखना चाहिए। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वोट डालने के लिए, और पुलिस, लेडीज पुलिस वहां सुरक्षा पे लगी हुई है, उसको पहचान पत्र भी देखना चाहिए, उसका चेहरा भी क्या होता है रजा साहब? कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई मुस्लिम महिला कब जब वोट करने जा रही हैं तो क्या उनकी शक्ल वहाँ जो लोग हैं वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं जो अधिकारी बैठे हैं? अंदर देखते हैं। ये तो साहब बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, हम लोग क्या बताएंगे? इसमें बीजेपी से क्या पता? हमने सिर्फ एक आध भाई पर्दा बुर्का तो वही लाए हैं ना। 70 साल के बाद इनको इतना शक हमारे ऊपर हो गया है कि हम डबल वोट डाल सकते हैं, तो बुर्का ले आए बीच में। सुधांशु जी, भारत का मुसलमान अपने मुल्क का बहुत वफादार है, इसमें शक की कौन सी ऐसी बात है? फिर कैसे कह दिया कि मर्द भी डाल सकते हैं? 2 बार जब फिर कैसे 2 बार कैसे वोट डाल देगा कोई? उंगली भी क्या बदल लेती है? वो जिसमें स्याही लगी होती है वो उंगली भी बदल जाती है। सिर्फ हिंदू समाज की नहीं, हम सबको साथ में लेने की बात करते हैं। एक मिनट, सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। तो सुधांशु जी, आपके जैसा दानिशवर आदमी बीजेपी में जवाब देने दीजिए। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, ये कुछ ऐसी 28 सीटें इस चुनाव में हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। और इस बात का क्या सुधांशु जी कोई आप लोग गणित बैठाते हैं? क्योंकि अखबारों में छपते हैं ये आंकड़े, टीवी चैनलों की बहस में भी होते हैं कि फलां जगह पर फलां प्रतिशत मुसलमान हैं, तो ये तो आपकी जो कैलकुलेशन होती है उसमें रहता होगा कि हमारा वोटर कौन सा है और ऐसा कौन सा वोटर है जो हमारे पास तो कम से कम नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, आपने देखा होगा, सबका बिल्कुल घोषित और जनता की नजर में स्थापित पैमाना क्या है? 1 या 2 जाति के, किसी का MY कॉम्बिनेशन, किसी का DM कॉम्बिनेशन, सब 1 या 2 जातियों की बात करते हैं। अगर सभी जातियों और सभी वर्गों की बात करते हैं तो सिर्फ हम करते हैं। हमने कभी नहीं कहा एक वर्ग, एक नेता, एक जाति, एक समुदाय। तो ये प्रश्न हमसे नहीं, प्रश्न इनसे पूछिए। आप पूरे हिंदू समाज की बात करते हैं? नहीं, हम सबके साथ की बात करते हैं। ये देखो, सिर्फ हिंदू समाज की नहीं, हम सबको साथ में लेने की बात करते हैं। बताइए, एक मिनट, सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। तो सुधांशु जी, आपके जैसा दानिशवर आदमी बीजेपी में है, सुन लीजिए, आपके जैसा दानिशवर आदमी बीजेपी में है, आप क्लियर करके बता दीजिए 403 सीट में क्या हमको इस लायक आपने नहीं समझा जो आप सबके साथ सबके विकास की बात करें? एक मुसलमान को खड़ा करके भरे वो उसकी जमानत जब्त हो जाती। मुझे बात पूरी, खड़ा तो कर देते। मैं बात कर लूं क्या? 403 जीत जाएंगे? हम बात कर लें अब। क्या 403 जीत जवाब दे ले? हम जब अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो सबकी, हमने सिख को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया था अपने जमाने में, इन्होंने कभी बनाया? हमने जैन को भी अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक सेल का बनाया प्रमुख, आपने कभी बनाया? इनके लिए अल्पसंख्यक का मतलब एक, अल्पसंख्यकों में जो बहुसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया कि नहीं? अल्पसंख्यक का मतलब एक वर्ग नहीं होता। क्रिश्चियन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा हुआ। और एक और बात बता, गोवा में एक उनकी पार्टी मतलब से ज्यादा हो गया प्राइम मिनिस्टर, पार्टी के अध्यक्ष क्रिश्चियन है, प्रधानमंत्री 10 साल उन्होंने सिख को बनाया। पहले एक्सेप्ट कीजिए। अरे भाई, पीएम तो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, पीएम तो मान रहे हैं। 10 साल प्रधानमंत्री रहे। वो आपने नहीं बनाया था, वो तो सोनिया गांधी की मजबूरी में बनाया था, क्योंकि जब रिजेक्ट हो गया था। अच्छा, आप सुनिए, मैं एक सीरियस बात कहता हूं। 10 साल बने रहे। जो ये लोग बात कहते हैं, एक मिनट, अब मुझे एक सीरियस बात करने दीजिए। देखिए, जब आप संख्यक समुदाय की ये बात करते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मोदी जी की सरकार बनी थी, आज तक जितनी सरकारें बनी है, 15 दिन के अंदर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो बदला गया है, गुप्तचर ब्यूरो का प्रमुख। हमारी सरकार बनी, आसिफ इब्राहिम थे, 8 महीना पूरा करके गए, हमने नहीं हटाया। भाई बात पूरी करने दीजिए। 1998 में अटल जी की सरकार ने जब पोखरण विस्फोट किया तो अटल जी के अलावा 2 लोगों को पता था, डॉक्टर अब्दुल कलाम और जॉर्ज फर्नांडिस। हम किसी का, हम भरोसे के साथ रखते हैं। उदाहरण देते हैं, एक सरकार हर बात पर शक पैदा करते हैं। हमारे मन में शक होता मौलाना साहब, तो ऐसा नहीं होता। आसिफ इब्राहिम कि जिस चीज का पता अमेरिका को नहीं था, उस चीज का पता। बस अंतर यह है कि हमें अबुल कलाम पसंद है और आप लोग जब औरंगजेब पसंद है, औरंगजेब रोड का नाम बदलते हैं, तो आप सब औरंगजेब के साथ खड़े होते हैं। औरंगजेब में और अबुल कलाम में जमीन आसमान का फर्क है।
तो बस क्यों विरोध किया था औरंगजेब रोड का नाम बदलने का? और मजेदार बात ये कि जब 2007 में अबुल कलाम साहब को दोबारा राष्ट्रपति बनने की बात आई थी, बीजेपी के अलावा किसी सपोर्ट नहीं किया, और उस समय अफजल गुरु के समर्थन में सब नारे लगा रहे थे। भाई मैं कह रहा हूँ 2007 में दोबारा कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी के अलावा क्यों नहीं तैयार? अफजल गुरु के कोई नहीं तैयार। अफजल गुरु कहां से आ गए? हाँ बताओ, क्योंकि अफजल गुरु की क्लीमेंसी के लिए कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद दिल्ली आ रहे थे। सरकार आपने बनाई है कश्मीर में, कांग्रेस के थे भाई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एनसीपी, पीडीपी और नेशनल कश्मीर में सरकार आपकी बनी है, नेशनल पार्टी जो अफजल गुरु को हीरो मानते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, आप तो नेशनल पार्टी है भाई, नेशनल पार्टी है, आपको तो ये नहीं करना चाहिए था ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, नेशनल पार्टी है आप, रीजनल पार्टी नहीं है। आपने अफजल गुरु को क्षमादान दे दिया जाए। पंखुरी, क्योंकि इल्जाम कश्मीर में सरकार आपने बनाई अफजल गुरु को हीरो मानने वालों के साथ। मैं तो कह रहा हूँ, खुद गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के थे, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, आए राष्ट्रपति के पास, रीजनल पार्टी छोड़ दी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी। ठीक है, अब आप पे तो कांग्रेस जवाब देगी ना उसका, समाजवादी पार्टी से जवाब ले लीजिए। हाँ देखिए, भाजपा की आदत है बड़ी बड़ी बातें करने की, तो हमने ये किया वो किया, ये तो हिसाब दे नहीं पा रहे चुनाव में। लेकिन जहां तक ये एक बुर्के का जो इन्होंने जो ये उठाया है मुद्दा, एक बहुत साफ सी बात है। एक तो है कि एक समुदाय में उनके प्रति शक पैदा करना, और जो जैसे कहा कि एक ही औरत 2 बार डाल देती है तो वो अपनी उंगली कैसे बदल लेती है जिसमें स्याही लगी होती है। तो ये कहना, इतने सालों से इस तरह से चुनाव होता आया है और अभी इनको ये बात याद आई है। दूसरी बात ये है कि एक डर ये पैदा करना चाहते हैं, जो औरतें पर्दा नशी होती हैं, जिनको जो अपनी शक्ल नहीं दिखाती हैं मर्दों को, तो वहां पे ये डर पैदा कर रहे हैं कि वो वोट डालने ना आए, ये सोचकर कि कोई जबरदस्ती हमारी शक्ल देखने की कोशिश करेगा। तो ये डर पैदा करने की टैक्टिक है वोटिंग। जब महिलाओं के कपड़ों के ऊपर क्वेश्चन उठेगा कि साहब ऐसे नहीं पहनने चाहिए, तब तो उनके साथ खड़े होंगे, और आज वही लोग बुर्के का समर्थन करने में खड़े हैं। कितना दोहरा अंतर है महिला स्वतंत्रता के मामले में। सुधांशु जी, जब कहेंगे जीन्स और ये नहीं पहने तो किसी को कुछ भी पहनना चाहिए, और जो देखता है उसकी सोच गलत है। आप कह रहे हैं जो पर्दे में रहना चाहता है उसकी सोच सही है। दोनों में कितना डिफरेंस? बड़े बड़े नेता सेक्स रैकेट में पकड़े जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का कारोबार करते पकड़े जा रहे हैं। मोदी जी ने उस पर कुछ नहीं बोला, रोज पूरे दिन रैली करते हैं, ये कहते हैं कि ऐसे नेताओं का हम क्या करेंगे, उस पे कोई जवाब नहीं है। महिला सुरक्षा की ये बात करते हैं, भाजपा के नेता गैंगरेप करते हैं, भाजपा के नेता गैंगरेप करते हैं, और मुलायम सिंह कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। भाजपा के नेताओं ने मान ली। एक आखिरी कमेंट रंजीता आप। अरे तो बीजेपी के नेताओं का समर्थन किया उन्होंने। इस चर्चा को वाइंड अप कर रहे हैं, वाइंड अप करने वालों के एक फाइनल कमेंट रंजीता दे दें, फिर इस चर्चा को खत्म करें। देखिए, फिर मैं कहूंगी कि हम लोग को शर्म आनी चाहिए। आप मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, विनय कटियार साहब को भूल गए, कैलाश चतुर्वेदी को भूल गए, जिन्होंने अपनी मिनिस्टर को बोल दिया कि मुझे उनकी खूबसूरती दिखती है, इसलिए वहां पे भीड़ इकट्ठी होती है। शर्म आनी चाहिए प्लीज। पंचमाल किसने बोला था? बताइए, पंचमाल किसने बोला था? पंचमाल किसने बोला था बताइए? और बीवी पुरानी हो जाती है तो मजा खत्म होता है। श्री प्रकाश जायसवाल मंत्री, दिग्विजय सिंह ने कहा टंचमाल है, और नैना साहनी को तंदूर में जलाने वाले। अरे स्टॉप दिस का बोलिए। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के सलाहकार, टंचमाल शब्द बोला कि नहीं? बोलिए टंचमाल बोला था कि नहीं? बोलिए टंचमाल बोला कि नहीं? और बीवी पुरानी होती तो मजा खत्म हो जाता है, ये श्री प्रकाश जायसवाल ने बोला। कांग्रेस का चरित्र तो ना बोले तो ठीक है। आज जिस तरह से ये रिपीट कर रहे हैं ना टंचमाल, आप अपनी पत्नी को भी, आप कहे तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इतनी घिनौनी, अरे आप कहिए कि उन्होंने गलत कहा था और आप भर्त्सना करती हैं। अगर आप लोगों ने आप कहिए कि दिग्विजय सिंह की भर्त्सना करती है। घटिया गेम है। दिग्विजय सिंह ने माफी मांगी नहीं, और कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी नहीं, यूपी दे रहा। मेरा एक बाइंड अप का है कि ये बताएं कि यूपी में और सेंट्रल में इनका मुद्दा नोटबंदी से काला धन आया कि नहीं, महंगाई कम होगी कि नहीं, युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं, किसान की एमएसपी 50% आप कम करेंगे कि नहीं, ये है या गाय है, बुर्का है, हिंदू है, मुस्लिम है, या आपके कब्रिस्तान है और आपके शमशान घाट है। ये बताए बीजेपी कि मोदी जी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे या हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करेंगे। अगर इनका मुद्दा ये रहता तो 27 साल यूपी बेहाल ही रहता, अचानक रातों रात खुशहाल नहीं हो जाता, क्योंकि इसका मुद्दा ये था ही नहीं, मुद्दा बदल गया। 30 सेकंड फाइनल। देखिए, कब्रिस्तान और शमशान घाट की जहां तक बात आई है,
प्राइम मिनिस्टर को पहली बात तो ये भाषा जेबा नहीं देती, वो हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं। अब जहाँ तक कब्रिस्तान का सवाल है, तो एक नेता के पास एक साहब पहुँचे, कहा साहब हमारे इलाके में शमशान घाट नहीं है, आप क्या करेंगे हमारे लिए? कहा हमें जिता दो, हम घर घर में शमशान घाट बना देंगे। वो काम प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि तुमने हमें जिता दिया, हम शमशान घाट बना देंगे। 1300 करोड़ रुपए कितने कब्रिस्तान बनाने के लिए अच्छा, दिए? ठीक तो अखिलेश बताएंगे ना। बहरहाल एक बात जो रंजीता जी ने कही, जब महिलाओं के बारे में कहीं भी बात हो, हम बहुत गरिमापूर्ण रहना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह कि चुनाव में जिस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, शमशान, कब्रिस्तान, कसाब और फिर उसके बाद अब आखिर में बुर्का, ये समझने वाले समझ रहे हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। अब इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, ये बताएगी यूपी की जनता 11 तारीख को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।